गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू अ डायपोल। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में और भी स्टडी करेंगे। उसके पहले एक शॉर्ट रिव्यू दे देते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़े थे। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाले थे जब पॉइंट किसी भी जनरल पोजीशन पे हो, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू अ डायपोल ये हम लोग निकाले थे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर पॉइंट कहाँ हो एक्सियल एक्सिस पे तो E एक्सियल का वैल्यू होगा जब थीटा का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। पॉइंट कहाँ हो एक्सियल एक्सिस पे तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 और ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यू। अगर पॉइंट कहाँ हो इक्वेटोरियल एक्सिस पे तो थीटा का वैल्यू 90 पुट करेंगे और ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू। तीनों ही केस में देखिए किसी गिवन डायपोल के लिए जो डायपोल मोमेंट है P कांस्टेंट हो जाएगा। तो तीनों ही केस में देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्या था? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ डायपोल। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट और सेंटर ऑफ डायपोल के बीच का दूरी था ये r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यू के लिए। अगर आपको याद हो किसी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां से हम लोग देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो क्या ऑब्जर्व किए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे जैसे हम किसी चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर रेट से डिक्रीज करेगा। अगर जैसे जैसे हम डायपोल से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूबिक रेट से डिक्रीज करेगा। मतलब किसी डायपोल से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जल्दी जल्दी घटेगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा किसी डायपोल पे। तो फोर्स निकालने के पहले एक छोटा सा बात है 11th क्लास का बात है वो आप लोगों को फिर से याद दिला दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए ये 3 केस लिए 3 एग्जांपल जिसके मदद से आपको टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम याद दिला दे। 3 केस है तीनों। इस फर्स्ट केस में क्या है, एक बॉल है जो इनवर्ट स्लोप के अंदर रखा हुआ है, एक बॉल है बॉडी है जो आउटवर्ड स्लोप के ऊपर रखा हुआ है, एक प्लेन स्लोप पे एक बॉल रखा हुआ है। अगर बॉडी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्स्ट केस में, इस केस में अगर बॉडी को क्या करें अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा हम डिस्टर्ब कर दें तो जैसे ही हम डिस्टर्ब करेंगे बॉडी वापस से अपने पहले वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। बॉडी क्या होगा वापस से अपने पहले वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोले? बॉडी पहले से इक्विलिब्रियम में था। तीनों ही केस में क्या है बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अगर हम बॉडी को क्या किए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिए अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वापस से वो क्या हो अपने पहले वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए तो उस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिए अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो ये वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगा तो इसको क्या बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड केस क्या है, इस केस में अगर हम बॉडी को क्या किए थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिए अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो बॉडी वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो नहीं आएगा लेकिन वो एक नया इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर लेगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए फिर से बता दें 3 केस लिए। अगर हम लोगों को चेक करना है कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, तो हम लोग क्या करते हैं बॉडी को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर बॉडी वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए
बॉडी अब वापस से अपने पहले वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम, बॉडी को डिस्टर्ब करने के बाद वो एक नया इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन कर ले तो उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी को डिस्टर्ब किया अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो वो फिर से कोई नया स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी नहीं अचीव किया और ना तो अपने पहले वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, तो वैसे इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि किसी डायपोल पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए हम इक्वली स्पेस लाइन और पैरेलल लाइन बना है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका है। अब देखिए क्या कर रहा है कि अगर एक डायपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर नेट फोर्स निकालना है। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रख दे रहे हैं। अब इस डायपोल के ऊपर हमको क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए आपको ध्यान होगा कि किसी भी चार्ज पे अगर वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो कितना फोर्स लगता है, तो फोर्स बराबर होता है क्यू ई। किसी चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, क्यू ई। यहाँ पे ध्यान रखने वाला ये बात है, ये जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस चार्ज का नहीं है, वो किसी और चार्ज के कारण है। हम लोग जो फोर्स निकालते हैं जिस भी चार्ज पे तो हम लोग उस चार्ज का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर नहीं करते हैं। दूसरा बात तो ये कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में के डायरेक्शन के तरफ ही होगा। चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अगर चार्ज निगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्या बोले कि जिस भी चार्ज पे हम लोगों को फोर्स निकालना है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अगर चार्ज निगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखिए इस डायपोल पे हम लोगों को क्या निकालना है, नेट फोर्स। तो प्लस क्यू वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस क्यू वाले चार्ज पे भी फोर्स लगेगा क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देख सकते हैं जो नेट फोर्स का वैल्यू आया डायपोल के ऊपर वो हो गया 0। क्यू ई इधर भी है, क्यू ई इधर भी है, तो जो नेट फोर्स का वैल्यू आया डायपोल के ऊपर वो कितना हो गया, 0। अब दूसरा केस देखिए, जब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताए थे माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ, मतलब टुवर्ड्स राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस केस में सेम है। अगर केस ऐसा कंसीडर करें कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। इस केस में अगर नेट फोर्स निकाले तो क्या होगा, देखिए प्लस क्यू वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस क्यू वाले चार्ज पे जो फोर्स लगा क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस क्यू वाले चार्ज पे जो फोर्स लगा क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए यहां पर भी जो नेट फोर्स का वैल्यू आया वो क्या आ गया, 0, क्योंकि जितना फोर्स राइट की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, क्यू ई और क्यू ई, तो नेट फोर्स इस भी केस में क्या हो गया, 0। अब ऐसा भी हो सकता है कि डायपोल मोमेंट जो है वो कुछ इंक्लिनेशन पे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। क्या बोले, जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो, कुछ इंक्लिनेशन पे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ऐसे कोई थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, ऐसा भी पॉसिबल है। देखिए इस केस में क्या होगा, जो प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा क्यू ई इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फोर्स यहां भी 0 हो गया, नेट फोर्स इस भी केस में क्या हो गया, 0 हो गया। जितना फोर्स राइट के तरफ लग रहा है उतना फोर्स लेफ्ट के तरफ लग रहा है, दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए यहां पर दोनों फोर्स का जो
लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सेम लाइन के अलोंग है। लाइन ऑफ एक्शन करने का मतलब दोनों फोर्स एक ही लाइन के अलोंग लग रहा है, तो यहां पर नेट टॉर्क का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। उसी तरीके से यहां पर भी नेट टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, सेम ही लाइन के अलोंग लग रहा है। लेकिन यहां पर दोनों फोर्स क्या है, पैरेलल है। QE और QE एक ही लाइन के अलोंग नहीं लग रहा है, ठीक है, वो पैरेलल है, तो दोनों फोर्स मिलके क्या करेगा, कपल फॉर्म करेगा और इस डायपोल मोमेंट पे टॉर्क लगाएगा। यहां पे जो टॉर्क का वैल्यू है वो 0 नहीं है। इस केस में नेट टॉर्क भी 0 है, नेट फोर्स भी 0 है। इस भी केस में नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है। लेकिन ये जो थर्ड केस है, जब डायपोल मोमेंट कुछ इंक्लाइंड हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो नेट फोर्स तो 0 होगा लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। जब नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 हो, नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 हो, तो वो केस होता है इक्विलिब्रियम का केस। मतलब इन दोनों केस में क्या है, डायपोल इक्विलिब्रियम में है। अगर हमको चेक करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो हम अभी आपको बताएं कि जब भी आपको चेक करना है कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या करते हैं, बॉडी को स्लाइटली अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, और डिस्प्लेस करने के बाद बॉडी वापस से अपने पहले वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए तो हम लोग बोलते हैं क्या, बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो इस केस में देखिए, अगर हम बॉडी को क्या करें, स्लाइटली डिस्प्लेस करें अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये क्या है प्लस क्यू, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके ऊपर ले गए तो ये माइनस क्यू थोड़ा सा नीचे आ गया। क्या किए, प्लस क्यू को हल्का सा डिस्प्लेस करके ऊपर ले गए और माइनस क्यू साथ में नीचे आ गया। इस तरीके से इसको हल्का सा रोटेट कर दिए। रोटेट करने के बाद QE फोर्स इधर लग रहा है और इस पे QE फोर्स इधर लग रहा है। दोनों फोर्स मिलके क्या करेगा, इस डायपोल को फिर से अपने पहले वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का कोशिश करेगा और ले आएगा। ये क्या करेगा, QE और QE दोनों मिलके इस डायपोल पे एक टॉर्क लगाएगा और इसको पहले वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आएगा। तो इसलिए ये कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन इस केस में देखिए, जब हम इस केस में डायपोल को थोड़ा सा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किए, तो जैसे ही डिस्प्लेस किए माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा QE अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम इस केस में क्या किए, डायपोल को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, तो डायपोल के ऊपर एक टॉर्क लग रहा है जो कि अपने इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। देखिए ये माइनस साइन इधर है, इस पे माइनस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में, प्लस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में। जैसे हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किए, तो इसके ऊपर एक टॉर्क लग रहा है जो कि इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अगेंस्ट रोटेट करना चाह रहा है। तो इसलिए जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देख सकते हैं केस चाहे जो भी हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या इंक्लाइंड हो, इक्विलिब्रियम का केस नहीं हो, यहाँ पर देखिए नेट फोर्स 0 है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। स्टेबल होने के लिए बॉडी का नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 होना जरूरी है। तो ये तो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, तो इसलिए इसका चेक भी नहीं करेंगे कि कैसा इक्विलिब्रियम है, वो इक्विलिब्रियम में तो है ही नहीं। अगर बॉडी पे नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। कब, जब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम हो, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वो कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए केस चाहे जो भी हो, बॉडी पे नेट फोर्स हमेशा 0 होगा लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं भी होगा। नेट टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी भी डायपोल पे जो नेट फोर्स का वैल्यू है वो हमेशा 0 होगा अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। क्या बोले, नेट फोर्स ऑन अ डायपोल इज ऑलवेज 0 if it is placed in an uniform electric field। क्या बोले, नेट फोर्स ऑन अ डायपोल इज ऑलवेज 0 इफ इट इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट पे नेट फोर्स 0 होगा
हमेशा, लेकिन ये भी बात साथ साथ में याद रखना है, कब? जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तब। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बता रहे हैं ये जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं पहले, जिसमें कि एक डायपोल को हम लोग रख रहे हैं। अभी हम आप लोगों को बताएं कि डायपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क तभी लगेगा जब डायपोल क्या होगा? इंक्लाइंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पे। तो एक इंक्लाइंड डायपोल मान लिए, कोई एक डायपोल है जो कि थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। क्या बोले? अभी अब आपको पिछले बोर्ड पे बताए थे कि किसी डायपोल पे टॉर्क तभी लगेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब क्या हो? डायपोल कुछ एंगल बना रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो एक कंसीडर कर लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर एक डायपोल रख दिए जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो जैसे इस डायपोल को इसके अंदर रखेंगे तो प्लस क्यू वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा क्यू ई इन द अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू माइनस वाले चार्ज पे कहां फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों चार्ज के बीच का दूरी यानी डायपोल लेंथ को डी मान ले रहे हैं। अब देखिए यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल को हम निकाल के बाहर बना ले रहे हैं। तो देखिए ये जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना? थीटा एंगल बना रहा है। ये जो डायपोल है डी लेंथ का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किए, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज कंसीडर किए हैं। अगर ये इस ट्रायंगल में देखिए ये डी है ये थीटा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा। इस पे फोर्स लग रहा है क्यू ई और इस पे भी फोर्स लग रहा है क्यू ई। तो हम लोगों को क्या निकालना है? नेट टॉर्क। ये दोनों फोर्स मिलके एक कपल फॉर्म कर रहा है जो कि एक टॉर्क लगा रहा है इस डायपोल पे। तो ये टॉर्क का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो टॉर्क बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों फोर्स मिलके क्या कर रहा है? कपल फॉर्म कर रहा है। तो इस कपल के कारण जब हमको टॉर्क निकालना है तो कोई भी एक फोर्स कंसीडर करेंगे। क्या है? फोर्स क्यू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या आया है? डी साइन थीटा। अब देखिए Q इंटू डी क्या होता है? P E साइन थीटा। तो जो टॉर्क लग रहा है किसी डायपोल पे वो क्या लग रहा है? PE साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, टॉर्क को टाउ से भी दिखाते हैं, तो टाउ वेक्टर टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। क्यों? क्योंकि P क्रॉस E का वैल्यू क्या होगा? PE साइन थीटा, जहां की थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट। क्या बोले? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल उसको थीटा माने हैं। तो टाउ यानी टॉर्क क्या निकल के आया? P क्रॉस E। तो किसी भी जब डायपोल को आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसके ऊपर टॉर्क क्या लगेगा? PE साइन थीटा। आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो तो उसके लिए भी इस डायपोल के ऊपर टॉर्क 0 होगा। थीटा का वैल्यू 180 हो तो उसके लिए भी इस डायपोल के ऊपर टॉर्क 0 होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग निकालेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम गिवन थीटा टू अनदर थीटा। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कीजिए। देखिए अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि किसी डायपोल को, अगर कोई डायपोल है वो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसको किसी एक एंगल से दूसरे एंगल में रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए क्या बोले, कोई डायपोल है जो कि कहाँ रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब उस डायपोल को हम चाह रहे हैं एक थीटा 1 से थीटा 2 में रोटेट करें। पहले से डायपोल कहाँ रखा हुआ है? थीटा 1 एंगल पे। हम उसको रोटेट करके थीटा 2 एंगल पे ले जाना चाह रहे हैं। तो क्या होगा? जैसे ये चार्ज Q है तो इसको रोटेट किए, ये Q यहाँ पहुँच गया। ये चार्ज था माइनस Q, इसको रोटेट किए, माइनस Q यहाँ पहुँच गया। देखिए क्या बोले, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में एक डायपोल रखा हुआ है विथ चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q। हम इसको रोटेट किए,
लेकिन इस प्लस क्यू पे एक फोर्स लग रहा होगा QE इधर के डायरेक्शन में, इस माइनस क्यू पे एक फोर्स लग रहा होगा QE अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों फोर्स मिलके इस डायपोल पे टॉर्क लगा रहा है जो कि इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। लेकिन हम एक फोर्स लगाएं और इसको θ1 से θ2 में रोटेट किए, तो क्या हुआ कि हम कुछ काम किए इस डायपोल पे, कुछ हम काम किए जिससे कि वो अपना एंगल θ1 से θ2 पे चेंज कर लिया। तो हम लोग को निकालना है कि वही हम लोग कितना काम किए, कि वर्क डन कितना किए हैं इस डायपोल को θ1 से θ2 में घुमाने के लिए। तो जो वर्क डन हम लोग किए वो कैसा है, एंगुलर वर्क डन, जो कि क्या होता है टाउ डी थीटा। यहाँ टाउ क्या है, टॉर्क θ1 से θ2 तक घुमाने में। क्या बोले, देखिए इस डायपोल को हम घुमा रहे हैं θ1 से θ2, तो एंगुलर वर्क डन कर रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं। तो ये वर्क डन किसके बराबर होगा, टाउ डी थीटा, मतलब टॉर्क को इंटीग्रेट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। कहां से, θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं। θ1 पहला पोजीशन था, उसको हम लोग घुमा के कहां ले जा रहे हैं, θ2 के पोजीशन पे। तो देखिए तो जो वर्क डन आएगा नेट, टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, PE sin थीटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। अब देखिए ये जो PE है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन कर दिए तो लिमिट पुट कर देंगे कहां से कहां तक, θ1 से θ2। ये आया वर्क डन। लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा माइनस कॉस θ2, लोअर लिमिट पुट करेंगे, देखिए एक बार पुट कर दे रहे, माइनस कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, माइनस कॉस θ1। क्या आ गया, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा किसी डायपोल के ऊपर, अगर हम लोग क्या चाह रहे हैं उसको θ1 से θ2 तक रोटेट करने में। अब देखिए ये जो वर्क डन है जो हम किए इस डायपोल के ऊपर, वो गया क्या, मतलब कहने का मतलब जो वर्क डन किए, हम कुछ एनर्जी खर्च किए अपना इस डायपोल को घुमाने के लिए, तो वो क्या होता है कि वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस डायपोल के अंदर स्टोर हो जाता है। क्या बोले, जो वर्क डन हम करते हैं किसी डायपोल को घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो क्या होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे हम इस डायपोल को इस पोजीशन पे ले जाके छोड़ेंगे तो वो वापस से रोटेट हो जाएगा, वो वापस से क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर डेफिनेशन बताते हैं क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। अब देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है डायपोल का, उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल in an uniform electric field is defined as work done in rotating dipole from a direction perpendicular to electric field, from a direction perpendicular to electric field in a from a direction perpendicular to electric field to a given position, sorry in a नहीं, to a given position। देखिए क्या बोले, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole from a direction perpendicular to electric field to a given position। क्या बोले, कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर अगर हमको किसी डायपोल का क्या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। कोई डायपोल है किसी पोजीशन पे रखा हुआ होगा, इस पोजीशन पे डायपोल का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अगर डायपोल परपेंडिकुलर रखा हुआ है, क्या बोले, डायपोल परपेंडिकुलर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के,
जैसे हमको थीटा डायरेक्शन पे, थीटा एंगल पे डायपोल का क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, अगर डायपोल को हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन से पकड़ के लेके आएंगे इस थीटा गिवन डायरेक्शन पे, क्या बोले, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इस गिवन थीटा के डायरेक्शन पे पकड़ के लेके आएंगे, क्या बोले, फ्रॉम अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हम लोग गिवन डायरेक्शन पे, गिवन थीटा पे लेके आएंगे, गिवन पोजीशन पे लेके आएंगे। तो इस पोजीशन में लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। मतलब थीटा 1 का वैल्यू हो गया 90 और थीटा 2 का वैल्यू हो गया थीटा, मतलब जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या हो गया 90 डिग्री का, और जो फाइनल पोजीशन है वो पोजीशन हो गया जिस पोजीशन का हमको जिस पोजीशन पे हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला अभी हम लोग निकाले हैं, क्या, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्या बोल रहे हैं, इनिशियल पोजीशन की क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा 1 का वैल्यू हो गया 90, तो हो गया PE cos 90 माइनस cos थीटा 2, मतलब गिवन पोजीशन पे जो थीटा दिया गया है जिस पोजीशन पे आपको डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो cos थीटा। cos 90 का वैल्यू 0, तो ये आ गया माइनस PE cos थीटा। ये वर्क डन हमको, ये वो वर्क डन है जो हमको डायपोल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन से पकड़ के घुमा के इस गिवन पोजीशन, गिवन थीटा पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ा। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी इस वर्क डन के बराबर होता है, तो इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो माइनस P डॉट E, PE cos थीटा क्या लिख सकते हैं, P डॉट प्रोडक्ट वेक्टर E, P वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर E। तो P डॉट E वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक स्केलर। तो जाहिर सी बात है ये पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट भी क्या होगा, जो एनर्जी का यूनिट होता है, जूल। तो ये निकल के आया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल का। अब इस फॉर्मूला को ही देख के समझ में आ रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो डायपोल का होता है वो क्या होता है, थीटा पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि डायपोल गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में किस पोजीशन पे रखा हुआ है। हर डिफरेंट पोजीशन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा। अगर देखिए कुछ स्पेशल केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, क्या बोले, थीटा का वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस PE cos 0, और cos 0 के लिए cos का वैल्यू 1 हो गया, तो माइनस PE। थीटा अगर 0 है तो याद है ये कौन सा पोजीशन है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन। अगर थीटा 0 है तो ये जो पोजीशन है वो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन। थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा जो है वो एंगल है वेक्टर E एंड वेक्टर P के बीच का, मतलब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दिए, मतलब डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 हो गया। उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, माइनस PE। अब देखिए दूसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, यानी डायपोल एंटी पैरेलल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के। डायपोल कैसा रखा हुआ है, एंटी पैरेलल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, प्लस Q इधर माइनस Q इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट
और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट। माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ होता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा 0 हो गया। यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट, माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ। देखिए तो थीटा कितना हो गया 180, एंटी पैरेलल है दोनों, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस 180, और कॉस 180 के लिए कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये क्या हो गया पीई। ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब मिला, जब डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब मिला, जब डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। फिर से बता दें, देखिए ये आया डायपोल मोमेंट के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को देख के आप डायरेक्टली ये कंक्लूड कर सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो थीटा पे यानी डायपोल मोमेंट के पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो देखें अगर थीटा 0 हो यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में रखा हुआ है डायपोल मोमेंट, उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आया माइनस पी, जो कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर थीटा 180 हो मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो, तो उस केस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा पी, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये कैसा केस था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। तो डायरेक्ट भी याद रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस पी, जो कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा पीई, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला रहा माइनस पीई कॉस थीटा। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस पी डॉट ई वेक्टर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कहने का क्या मतलब, एक डायपोल को रोटेट किए हैं एक जो कि कहाँ रखा हुआ था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक डायपोल है जो कि कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको रोटेट किए कहाँ से कहाँ तक, थीटा 0 से लेके 180 तक। क्यों, क्योंकि थीटा 0 किसके लिए होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। देखिए आज स्टार्टिंग में ही बताए थे आप लोगों को, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है डायपोल, जब थीटा 0 होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम हो। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री हो। जब थीटा 0 है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जब इसको रोटेट कर दिए हैं कहां तक, 180 डिग्री से, तो देखिए इस केस में क्या हुआ है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। तो ये पोजीशन कैसा होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। और ये पोजीशन कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रोटेट करने में कितना वर्क डन लगा वही निकालना है हम लोग को। तो वर्क डन का आज ही फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जहां पर थीटा 1 इनिशियल पोजीशन के लिए और थीटा 2 फाइनल पोजीशन के लिए। तो इनिशियली कहा था स्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब थीटा का वैल्यू 0, कॉस 0, और फाइनली उसको हम रोटेट करके कहा किए 180 डिग्री पे, कॉस 180। देखिए पी कॉस 0 का वैल्यू 1 और कॉस 180 का वैल्यू -1। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 PE।
तो ये क्या निकला, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।